नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 6 नवंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। कल रात को एक बड़ा ही दुखद सा न्यूज़ आया कि शारदा सिन्हा जी जो हैं उनका निधन हो गया और भोजपुरी मैथिली मुख्य रूप से इन दोनों भाषाओं में उनके गाने लोकगीत के लिए प्रचलित हैं। वो पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था और क्या रहा उनका पृष्ठभूमि, इसको भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। साथ में उनको श्रद्धांजलि भी। देखिए आज का हेडलाइन क्या है, अमेरिका वोट्स वर्ल्ड वेट, यानी कि अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आज आ जाना चाहिए और कल वोट किया है अमेरिका में, आज उसका शायद रिजल्ट आना चाहिए और पता चल जाएगा। मेन ये है कि इसमें एक लाइन लिखा वर्ल्ड वेट्स, इसका मतलब ये होता है कि सुपर पावर है। आपके यहाँ पर जब इलेक्शन होता है तो अमेरिका के लोगों को परवाह होती होगी क्या? वहाँ की सरकार को हो सकती है, लेकिन वहाँ के लोगों को होती होगी क्या? लेकिन आपके जीवन से अमेरिका का चुनाव जरूर ही जुड़ा हुआ होगा। कहीं पर न कहीं पर आपने भी देखा पढ़ा होगा कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो अमेरिका का चुनाव पूरे वर्ल्ड के शासन व्यवस्था को और पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है, इसलिए ज़रूरी माना जाता है पूरी दुनिया के लिए ही। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कल 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने 9 जजों के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने कहा, देखिए क्या लिखा हुआ, डिकेड ऑफ डिस्प्यूट लेटर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो हैं ये नहीं लिया जा सकता है राज्य के द्वारा कॉमन गुड के चलते, यानी कि कम्युनिटी के भलाई के लिए, सामुदायिक भलाई के लिए। ये जो विवाद चला रहा था सामुदायिक भलाई के लिए, सामुदायिक कार्यों के लिए या समुदाय के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 12 के तहत में जो स्टेट है वो वापस नहीं ले सकती, वो नहीं छीन सकती है कि हमें समुदाय का भलाई करना है इसलिए आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हम छीन लेंगे। भारत के संविधान में डीपीएसपी एक तंत्र बनाया गया था उन अधिकारों को, उन कानूनों को जिसको हम उस समय अपने पास संसाधन और वित्त की कमी के कारण लागू नहीं कर पाए थे, उनको हमारे संविधान बनाने वालों ने डीपीएसपी में डालकर छोड़ दिया। डीपीएसपी में कई सारे विचारधाराओं का समागम है, जिसमें गांधीवादी विचारधारा दिखेगा, दक्षिणपंथी है, समाजवादी विचारधारा दिखेगा आपको। समाजवादी विचारधारा के तहत ही था कि आर्टिकल 39B में ये कहा गया था कि राज्य जो है, स्टेट जो है, राज्य जो है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वापस ले सकती है, छीन सकती है अगर उसको समुदाय का भलाई करना है, कम्युनिटी के भलाई के लिए, तो कॉमन गुड के लिए। यहाँ पर एक शब्द है कॉमन गुड के लिए, सभी के भलाई के लिए राज्य चाहे, स्टेट आर्टिकल 12 वाला स्टेट चाहे तो वो ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विवाद चला रहा था कई सारे दिनों से और इस पर कई सारे बार आपने चुनाव के दौरान भी सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही थी कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ये आपकी सभी प्रॉपर्टियां छीनकर और बांट दी जाएंगी, इस तरह का आरोप प्रतिरोप चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो उसको छीना नहीं जा सकता है राज्य के द्वारा, और कॉमन गुड के लिए सभी की सभी प्राइवेट प्रॉपर्टियों को छीनना इलीगल होगा। तो जरा हम इसको भी देखेंगे हम लोग कानूनी रूप से क्या है भारत में प्रावधान प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर क्या प्रावधान है कानूनी रूप से भारत में, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। उसके अलावा और क्या देखेंगे हम लोग, तो बांधवगढ़ एक जगह है जो टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है और हाथियों के लिए भी फेमस है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पर 10 हाथियों की मृत्यु हो गई थी। 10 हाथियों के, एमपी में है ये जगह, तो 10 हाथियों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो उसके बारे में एक न्यूज़ आया है जिसमें बताया गया कि हाथी जो थे इन्होंने जहरीले मिलेट जो है उन्होंने खा लिए थे, फंगल वाले मिलेट खा लिए थे भारी मात्रा में, इसीलिए इनकी डेथ हो गई थी। इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे और भी कई सारे न्यूज़ होंगे जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। एक चीज़ और है, अपना 71 बीपीएससी को लेकर आंसर राइटिंग चलता है, तो आपको अगर जुड़ना हो तो जरूर ही बताइएगा। 71 बीपीएससी को लेकर लिखने के लिए इससे अच्छा समय कभी आएगा ही नहीं। अभी से लेकर जनवरी फरवरी तक, मार्च तक अगर आप लिख लेंगे ढंग से तो फिर लिख लेंगे, उसके पश्चात आपके पास कोई समय होगा ही नहीं, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ।
चलिए देखते हैं आज का मुख्य न्यूज क्या है। पहला न्यूज देखिए, 9 जजों की बेंच थी। आपको पता होगा कि जब बहुत सारे जज हो जाते हैं, 5 से ज़्यादा जजों की जब बेंच होती है, और संविधानिक बेंच जो होती है ना, हमेशा विषम संख्या में होती है, क्योंकि फैसला मेजोरिटी में देना होता है। तो 4-4 का अगर होगा तो 2-2 लोग दे देंगे तो ये फैसला तो अटक जाएगा। इसलिए 5 का होता है कि 3 और 2 एक साइड हो जाए, है ना। तो इसीलिए संवैधानिक पीठ हमेशा विषम संख्या में और 5 जजों से ज़्यादा की बेंच होती है। तो 9 जजों की बेंच थी, जिसमें CJI DY चंद्रचूड़ थे और जस्टिस BV नागरत्ना भी हैं, और भी कई सारे जज हैं। जजों के नाम याद रखने आवश्यक नहीं होते हैं। निजी संपत्ति उनके वितरण पर कानूनी दृष्टिकोण क्या है, पहले आपको मैंने फैसला बता दिया। नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी इज मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी कि जो आपकी निजी संपत्ति है ये कम्युनिटी की मटेरियल रिसोर्स नहीं है, उनकी कम्युनिटी की संपत्ति नहीं है, सामुदायिक नहीं है। जो आपका प्राइवेट कार है या आपका प्राइवेट ज़मीन है वो आपका है, वो कम्युनिटी का नहीं है। इसी प्रकार से काम करता है कोई चीज़। अगर सब कुछ कम्युनिटी का हो जाएगा तो ये तो फिर 100% क्या हो गया भाई, तो ये तो फिर सोशलिज्म हो गया ही 100% ही, जिस प्रकार से रूस में लागू हुआ था, जिसको क्या कहा जाता है, लेनिनवाद, मार्क्सवाद, ये वाद वो वाद, जो जिसमें प्राइवेट संपत्ति का कोई कुछ है ही नहीं, ये तो उस टाइप का हो जाएगा। और अगर प्राइवेट संपत्ति की अवधारणा खत्म हो जाएगी तो इकोनॉमी जो हमारे देश का है, अर्थव्यवस्था जिसको कहा जाता है, वही कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि प्राइवेट संपत्ति जो होता है ये एक सबसे बड़ा मोरल बूस्टर होता है किसी भी उद्योग के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कार्य करने के लिए। आप अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आपको अगर सब कुछ कम्युनिटी का दे दिया जाएगा आपसे लेकर, तो आप फिर क्यों कमाएंगे। जब आपको पेट भरने के लिए भी सरकार ही पैसे दे दे, हेल्थ के लिए भी सरकार ही पैसे दे दे, आप कार खरीदे वो भी कम्युनिटी का ही हो जाए, तो क्यों कमाएंगे आप, है ना। 1917 का रूसी क्रांति जरा याद कीजिए। उसके पश्चात वहाँ पर ये सिस्टम लागू किया गया था, लेकिन वो सिस्टम ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया था। ये सब स्वप्न लोकीय चीज़ें होती हैं। इसी चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने कल मुहर लगाया है कि सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होते हैं ये कॉमन गुड के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, ये कम्युनिटी गुड के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पर यही लाइन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 39B की यहाँ पर बात की गई है, DPSP की बात की गई। DPSP में मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग सिद्धांतों की बात की गई है। अब जरा एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो आपको किसी ने भी आज तक नहीं बताया होगा, ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। देखिए, मुझे एक चीज़ बताइए कि जब भारत के संविधान में मूल अधिकार है ही, तो संविधान बनाने वालों ने, आपसे एक छोटा सा सवाल है पूछ रहा हूँ, न्यूज़पेपर डिस्कशन मतलब यही होता है, बियॉन्ड द फैक्ट्स। मूल अधिकार के अलावा हमारे संविधान बनाने वालों ने DPSP को क्यों डाला, क्यों का जवाब नहीं मिला होगा, मैं बताता हूँ। हम 200 वर्षों से गुलाम थे। जब हमारे हाथ में शासन की बागडोर आने जा रही थी, जब हमें पता चला कि हम गुलाम थे, का मतलब गुलाम थे, हम अपने लिए लॉ कानून वगैरह नहीं बनाते थे, तो आपके हाथ में ही, आप बहुत दिनों से भूखे होंगे, आपके सामने बहुत सारे तरीके के व्यंजन रख दिया जाएगा, तो आपका मन होगा ये भी खाएं वो भी खाएं। कभी जीवन में कुछ अच्छे शॉपिंग नहीं किया होगा, अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाए तो क्या करेंगे, मन करेगा हर चीज़ ही खरीद लें। तो उसी प्रकार से उत्साहित थे हमारे संविधान निर्माता, जो देश की जनता को दुनिया के सबसे ज़्यादा अधिकारों से लैद कर देना चाहते थे, लाद देना चाहते थे कि बहुत सारे अधिकार देंगे हम अपनी जनता को, एक बार में ही हम देश को स्वर्ग तक पहुंचा देंगे। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे अधिकारों की बात करनी शुरू कर दी। तो संविधान बनाने वालों ने सोचा कि इतने सारे अधिकार अगर हम नए नवेले देश को दे देंगे, नए नवेले शासन तंत्र को दे देंगे, देश तो हमारा बहुत पुराना है, तो ये सही नहीं होगा। और देश की आर्थिक स्थिति और शासन की स्थिति, उस समय कानून और शासन की भी स्थिति इस प्रकार का नहीं है कि देश को एकजुट करते हुए हम इतने सारे अधिकारों को लागू कर पाएं। इसीलिए उन्होंने बोला कि हम अभी मूल अधिकार तो दे रहे हैं कुछ हिस्सों में, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं इसको हम DPSP में रख देते हैं। आप सभी की बात मान लिया हमने, हम आने वाले समय में इस चीज़ का भी शॉपिंग कर लेंगे। फिलहाल आप ये कीजिए कि आप एक शर्ट पैंट ले लीजिए, बाकी हम इसको लिस्ट में लगा लेते हैं, अगले फेस्टिवल तक इसकी भी खरीदारी कर लेंगे। यही वो चीज़ है जिसमें भविष्य के लिए जो आप लिस्ट बना कर रखते हैं कि आने वाले समय हम ये खरीदारी करेंगे, यही वो चीज़ है DPSP। आज से पहले आपने इस चीज़ को गौर नहीं किया होगा। इसीलिए DPSP में आपको जो भी कुछ दिखता है वो थोड़े दिनों के बाद आपको मूल अधिकार में लागू करने के लिए सरकार के ऊपर में दबाव आ जाता है कि आप लागू कीजिए। जैसे कौन सा अभी वर्तमान में चल रहा है, समान नागरिक संहिता, ये DPSP का भाग है।
लेकिन कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया जाएगा। सरकार इसको लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है और लागू करेगी भी। जिस प्रकार से कौन सा था, शिक्षा का अधिकार, जिस प्रकार से कौन सा है, समान वेतन का अधिकार, जिस प्रकार से कौन सा था, तो ग्रामीण और शहरी पंचायत, यानी कि जिसको हम नगर पालिका और ग्राम पंचायत बोलते हैं, ये क्या था, ये डीपीएसपी था, लेकिन वर्तमान में लीगल कानून है 73-74 संविधान संशोधन के द्वारा। तो यही वो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके शॉपिंग लिस्ट में जो हमने लगा कर रखा था, अब उसकी शॉपिंग कर रहे हैं हम। ओके, निजी संपत्ति और उसके वितरण पर कानूनी दृष्टिकोण क्या है, तो अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 यह अनुच्छेद संपत्ति को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है। लेकिन बाद में हमने सोचा कि मौलिक अधिकार के रूप में हम संपत्ति का गारंटी नहीं दे सकते हैं अपने देश में, इसलिए 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इस अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया और इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 301 के तहत में रखा गया। संवैधानिक अधिकार के रूप में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट दिया हुआ है, मूल अधिकार नहीं है, ये मूल अधिकार नहीं है, इसके उल्लंघन पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस ऐसा भी नहीं है कि आपकी संपत्ति कोई आपसे छीन ले, है ना। अनुच्छेद 301 यह अनुच्छेद घोषित करता है किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कई बार क्या करती है, आदेश पारित कर देती है कि इस झुग्गी झोपड़ी को, इस जेजे कॉलोनी को, जेजे कॉलोनी कहा जाता है, इसको आप खाली नहीं करवा सकते, सरकार इसको नहीं तोड़ सकती है। भले ही वहां पर इलीगल निर्माण हो गया, लेकिन कई बार रोक देती है कि आप इनको नहीं तोड़ सकते हैं, इनकी संपत्ति आप नहीं छीन सकते हैं। इस प्रकार के जो आप आदेश देखते हैं वो कहाँ से आता है, तो वो यहीं से आता है कि बिना कानून के किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को आप नहीं छीन सकते हैं। जब तक एक्ट नहीं तब तक कोई सजा नहीं मिल सकता है। मान लीजिए कोई क्राइम आपने कमिट किया, लेकिन उस क्राइम को लेकर देश में कानून नहीं है, तो आपको कुछ नहीं होगा, आपको कोई सजा नहीं दी जा सकती है। आपराधिक कानून की मैं बात कर रहा हूँ गुरु, सिविल में तो लटकाएंगे आपको। 9वीं अनुसूची, इसमें विशिष्ट कानूनों की सूची दी गई है जिन्हें इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करते हैं, जिसमें एक बार संपत्ति का मौलिक अधिकार भी शामिल है। इस अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जैसे कानून शामिल हैं। अनुच्छेद 39 इसमें राज्य के नीति के कुछ निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 के तहत को सूचीबद्ध किया गया है, जो कानून के अधिनियम के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिन्हें किसी भी न्यायालय में सीधे लागू नहीं होते हैं। इसी चीज को लेकर भी विवाद चल रहा था, जिसमें था कि राज्य यानी कि स्टेट, राज्य का मतलब बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र से नहीं है गुरु, राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट से है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 पढ़ा है क्या कभी, देखा है जीवन में आर्टिकल 12 आर्टिकल 36 में क्या लिखा हुआ है? नहीं देखा होगा, देख लेना। पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्टिकल 12 के तहत में राज्य का हिस्सा कौन कौन से होंगे निम्न में से। क्या ONGC राज्य का हिस्सा होगा? बिल्कुल होगा, राज्य की एक कंपनी है। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्य का हिस्सा होते हैं? ये आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ता हूं, जरा आप भी मेहनत कीजिए। डीपीएसपी का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। एग्जाम में दे देता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो वहां पर बच्चे फंस जाते हैं। राजनीतिक न्याय की बात की गई है फंडामेंटल राइट में, और सामाजिक आर्थिक बात की गई है डीपीएसपी में। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल मैं लिखवाता हूँ GS2 में अक्सर बच्चों से कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, इसको जरा सिद्ध कीजिए, स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार से मैं छोटा सा सवाल दे देता हूँ, इसमें आपका पूरा डीपीएसपी और मूल अधिकार का रिवीजन हो सकता है। बिना राजनीतिक न्याय के आर्थिक और सामाजिक न्याय पॉसिबल नहीं है, और बिना सामाजिक आर्थिक न्याय के राजनीतिक न्याय की हम बात कर ही नहीं सकते हैं। तो यानी कि डीपीएसपी नहीं होगा तो मूल अधिकार नहीं होगा, मूल अधिकार नहीं होगा तो डीपीएसपी नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39B राज्य में यह दायित्व डालता है राज्य पर कि वह ऐसी नीति बनाए जिससे समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि वह सर्वजन हिताय हो सके। यही वो आर्टिकल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। क्या लिखा हुआ इस पर? राज्य का दायित्व, ये आपकी जिम्मेदारी है, वह ऐसी नीति बनाए जिसे समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि वह सर्वजन हिताय हो सके। यानी कि ऐसा ना हो कि संपत्ति का संकेंद्रीकरण हो जाए,
केंद्रित हो जाए एक ही जगह पर संपत्ति। देश में वर्तमान में जो कंडीशन है, ऑक्सफैम की असमानता की रिपोर्ट आती है, ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आती है, जिसमें ऑक्सफैम ने बताया कि भारत के 10% लोगों के पास में देश का 75% संसाधन जो है ये केंद्रित हो गया है। तो ये संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं हुआ। बाकी 90% पॉपुलेशन के लिए मात्र देश का 25% संसाधन है, इसलिए ट्रेन से लेकर बस से लेकर सभी जगहों पर आपको भारी भीड़ भरकम दिखेगा। और 10% जो लोग हैं वो लग्जरियस और अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ जीते हैं। आपको समझ में आ रहा है? बड़े बड़े नेताओं के परिवार को आपने देखा होगा 3500 रुपये पर लीटर का पानी बोतल पीते हैं। समाजवादी नेता बिहार के 3500 लीटर का पानी पीते हैं, और आपकी जाति के होते इसलिए आप खुश हो जाते हैं। आप क्या पीते हैं? आपको तो आरओ वाटर भी नसीब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि 75% जो देश की संपत्ति है वो देश के ये 10% लोगों के पास में है। 50% संपत्ति जो है वो देश के 1% लोगों के पास में है। ये स्थिति भयावह है। तो यानी कि संपत्ति का संकेंद्रीकरण हो रहा था, तो कई सारे पिटीशन वगैरह डाले गए, केस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं छीन सकती है राज्य। 39C यह सुनिश्चित करता है कि धन के उत्पादन के साधन सामान्य हानि के लिए केंद्रित न हो। अनुच्छेद 31C और 31C कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाले कानूनों को सुरक्षित करता है। 31C के अनुसार इन विशेष निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद B और C को समानता का अधिकार 14 या अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों का हवाला देकर चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान में, पूरे संविधान में डीपीएसपी के ऊपर, डीपीएसपी का फंडामेंटल राइट के ऊपर में अगर कहीं पर प्राथमिकता दी गई है, यानी कि डीपीएसपी ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट, ये एक ही जगह है, वो है 39 B और C के अनुसार, जहां पर आर्टिकल 14 समानता का अधिकार और आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार के तहत में आप इस चीज़ को चुनौती नहीं दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये एकमात्र मामला है। डीपीएसपी आपको पता होना चाहिए कि भाग 4 के अलावा भी है, जैसे आर्टिकल 350 राजभाषा संबंधी जो चीज़ें हैं वो भी डीपीएसपी के तहत आ जाती हैं कई बार, लेकिन वो भाग 4 के बाहर है। आपको ये समझ में आना चाहिए। और इसी में एक ही जगह है मात्र जहाँ पर फंडामेंटल राइट के ऊपर में, मूल अधिकार के रूप में, मूल अधिकार के ऊपर में संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दी गई है, वो एकमात्र आर्टिकल है 39 BC। इसको जरूर ही ध्यान में रखिएगा। ये कई बार पूछा जाता है, एक्सेप्शन है ये नहीं, तो यहाँ से पूछा जाता है। केशवानंद भारती मामले 1973 न्यायालय ने अनुच्छेद 31C की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इसे न्यायिक समीक्षा का अधीन कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा तो अब किसी भी चीज़ का कर ही सकती है। केशवानंद भारती का मामला जो था, इसमें मूलभूत सिद्धांत दिया गया था कि संविधान का जो मूल सिद्धांत है, मूल ढांचा है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और संविधान का मूल ढांचा अपरिभाषित है, अनडिफाइन है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक शानदार सा सवाल बनाया जा सकता है कि संविधान का जो मूल ढांचा है, अनडिफाइन है, इसका क्या तात्पर्य है और ये किस प्रकार से प्रासंगिक बनाता है हमारे संविधान को। क्या सवाल बनाया जा सकता है, नोट कर सकते हैं आप, कि संविधान का अपरिभाषित मूल ढांचा हमारे संविधान की प्रासंगिकता को बरकरार रखता है। स्पष्ट कीजिए। ये कठिन सवाल हो जाएगा, आपके समझ में शायद ना आए, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा लिखने की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। अगला है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत। इसमें देख सकते हैं आप कूडो मिलेट्स, ये एक प्रकार का मिलेट होता है, मोटा अनाज कह सकते हैं। ये इंसान खाते हैं, है ना, और ये सही भी होता है खाने में, लेकिन इन पर फंगस लगा हुआ था, कवक लगे हुए थे बहुत सारे, और जहरीले कवक थे वो। इन हाथियों ने पेट भर के इन मिलेट को खा लिया और 10 हाथियों की मृत्यु हो गई थी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। और वहाँ पर एलिफेंट की मृत्यु बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, 10 हाथियों की, वो भी। तो हाथी तो वैसे ही कम है देश में, और उससे 10 अगर इस तरह से मर जाए तो बड़ा ही दुखद होता है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व चर्चा में है। कूडो मिलेट्स को खाकर उनकी डेथ हुई है। बांधवगढ़ कहाँ पर है, और ये इसलिए भी चर्चा में रहता है ना बांधवगढ़, कि यहाँ पर प्राचीन काल की, एंशिएंट पीरियड के बौद्ध गुफाएं मिलती रहती हैं। यहाँ पर बहुत पुरानी गुफाएं हैं, जिसको ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कई बार उसको जाती है देखने के लिए, पढ़ने के लिए, क्या लिखा है भाई, किस काल से जुड़ा हुआ है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि प्राचीन गुफाएं मिली हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, और वहाँ पर जाने में भी इनको डर लगता है, क्योंकि उन गुफाओं में अब शेर रहते हैं। तो जाओ फिर, मिल के आओ फिर उनसे, है ना।
तो चर्चा में है, जरा देखिए। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में स्थित है और भारत के प्रमुख बाघ आवासों में से एक है। हाथियों की आबादी, मूल रूप से हाथियों से रहित इस अभयारण्य 2018 में छत्तीसगढ़ से हाथियों का पहला झुंड का प्रवास हुआ था। पहले इसमें हाथी नहीं रहते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहाँ से सोचा इन लोगों ने 2018 में कि चलो भाई मामा के राज्य में चलते हैं, और चले आए कहाँ पर, तो एमपी घूमते घूमते, और वहाँ पर रहने लग गए। जिस अभयारण्य के भीतर हाथियों का अस्थायी आबादी की शुरुआत हुई। प्रारंभिक झुंड में लगभग 15 से 20 हाथी थे। तब से उन्हें रिजर्व में मुख्यतः बफर दोनों क्षेत्र में देखा जाता था, लेकिन उसमें से 10 हाथियों की अब मृत्यु हो गई है। ये हाथी आरक्षित वन 384 और संरक्षित वन 183 एक खतौली और पतौर कोर रेंज के सलखनिया बीट में स्थित थे, और यहीं पर ये मुख्य रूप से रहते थे हाथी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, जो विंध्य पहाड़ियों पर विस्तृत है। कहाँ पर? उमरिया जिला, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत में पड़ोसी पनपथा अभयारण्य बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था 1993 में। उस समय में इसको क्या कर दिया गया, तो टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत में इसको शामिल कर दिया गया और ये टाइगर रिजर्व हो गया। ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ में बाघों की आबादी का घनत्व भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी कि एरिया छोटा है और उस हिसाब से यहाँ पर डेंसिटी टाइगर की बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए क्या कह दिया जाता है, घनत्व ज़्यादा है। ठीक है। ये धाराएं फिर सोन नदी, गंगा नदी के महत्वपूर्ण दक्षिणी सहायक नदी में विलीन हो जाती हैं। यहाँ पर जो नदी बहती है, महत्वपूर्ण शिकार प्रजातियों में चीतल, सांभर, भौंकने वाले हिरन, भौंकने वाले कुत्ते होते, भौंकने वाले हिरन भी होते हैं, नीलगाय, चिंकारा और ये सब सारे जीव पाए जाते हैं। बाघ, तेंदुआ सब यहाँ पर पाए जाते हैं। इनका नाम जरूर ही ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते शारदा सिन्हा जी के बारे में पढ़ते हैं, उसके पश्चात फिर अगला टॉपिक पर चलेंगे हम लोग। शारदा सिन्हा जी का पता ही है, कल डेथ हो गया, वो भी छठ के दिन में, नहाई खाई के दिन। अद्भुत है ये, क्या ही बोला जाए। 1 अक्टूबर 1952 को इनका जन्म हुआ था। मातृभाषा मैथिली है। सुपौल जिला बिहार में राघोपुर में इनका जन्म हुआ था। सुपौल बिहार में इनका जन्म हुआ था 5 नवंबर 2024 को। ये डेट इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार तिथि पूछ लिया जाता है। तो इनकी डेथ हो गई, दिल्ली एम्स में इनकी डेथ हो गई। मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए हैं। मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तार बिजली से पतले वाला गाना सुना होगा आपने, वो सब इन्होंने गाया है। और 1978 ईस्वी में पहली बार छठ का एल्बम आया था। छठ का एल्बम 1978 में आया था और अभी 2024 ईस्वी चल रहा है। 2024 छठ का मतलब ही हो जाता है शारदा सिन्हा। भोजपुरी भाषा और मैथिली भाषा में अश्लीलता खूब परोसी गई, खासतौर से भोजपुरी भाषा में। भोजपुरी भाषा को लगभग में इन्होंने ख़राब कर दिया अपने अश्लील गानों से। बहुत ही मीठी भाषा है, इसलिए इन्होंने बोला था कि भोजपुरी में पॉप म्यूजिक कैसे हो सकता है, ये तो इतनी मीठी भाषा है भोजपुरी और मैथिली, इसमें पॉप म्यूजिक कैसे हो सकता है। तो अश्लीलता के बल पर हो सकता है, सबने किया, इन्होंने नहीं किया। शास्त्रीय संगीत इनका मुख्य माध्यम था जिसके जरिए गाने गाते। हारमोनियम लेके देखा होगा आपने बैठे हुए। लोकगीतों के लिए बिहार कोकिला, पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मान से उनको विभूषित किया गया था। सिन्हा का जन्म बिहार के हुलास सुपौल जिले में हुआ था। उनका ससुराल बेगूसराय जिले के सिहवा गांव में है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मैथिली लोकगीत गाकर ही की थी। हमारे यहाँ पर मैथिली मिथिलांचल के क्षेत्र में बहुत पहले से प्रचलित थी, बाद में अलग अलग जगहों पर इनका थोड़ा सा उत्थान हुआ था। बिहार की थी लेकिन पूरा मुंबई जानता था। पद्म भूषण इनको 2018 मिला है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पद्म भूषण 2018 बहुत बड़ा सम्मान है ये। पद्मश्री 1991 ईस्वी में मिला था इनको, और संगीत नाटक अकादमी मिला है। बिहार कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अद्भुत गायिका थी, अद्भुत ही थी, और छठ के लिए प्रसिद्ध, और छठ के ही दिन जाना, क्या विडंबना है ये भी। अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये डायरेक्टली यूपीएससी मेंस में पूछा गया है, पीटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला सवाल, कौन जारी करता है? ठीक है, एशिया प्रशांत का मैप भी मैं आपको दिखाऊंगा। 2024 का रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है, वर्ष में एक बार जारी होता है। एडीबी जारी करता है, एशिया डेवलपमेंट बैंक इसको जारी करता है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक, जिसको एशिया डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी माध्यम वाले, एशिया प्रशांत APAC जलवायु रिपोर्ट, एशिया प्रशांत
क्लाइमेट को लेकर रिपोर्ट आता है इनका, एशिया प्रशांत का 2024 जारी किया गया है, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के गंभीर आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है कि क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये दोनों जो चीज़ हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। बीपीएससी मेंस निबंध पेपर में उन्होंने बहुत ही शानदार से निबंध पूछा था, जलवायु परिवर्तन को स्मार्ट एग्रीकल्चर से जोड़कर। देखिएगा 69 का पेपर आसान नहीं था गुरु उस पर लिखना। जब इस प्रकार का टॉपिक आ जाते हैं तो इसमें आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, आपको स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए होता है। दर्शन आधारित निबंध में तो आप कुछ भी अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के स्पेसिफिक टॉपिक वहाँ पर कीवर्ड्स होते हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, ये 2 कीवर्ड हो गया। अब इसी के इर्द गिर्द आपको 800 शब्दों में लिखना है, कुछ नहीं 10-10 पॉइंट निकाल लिया और सभी पॉइंट के इर्द गिर्द 80-80 शब्द, यानी कि एक पैराग्राफ भी लिख देंगे तो भी 800 वर्ड हो जाएगा। निबंध लिखना बेहद आसान है, बशर्ते कि आपको लिखना आना चाहिए। आप तो ग्रेजुएट कर गए लेकिन लिखा ही नहीं कभी आपने, आंसर राइटिंग वगैरह उत्तर लेखन किया ही नहीं। देखिए इसी को कहा जाता है एशिया प्रशांत। ये अफ्रीका के पूर्वी कोस्ट से शुरू होता है और पूरा प्रशांत महासागर के उस तरफ के वाले कोस्ट तक जाता है। ये एशिया प्रशांत का क्षेत्र है। इसी एरिया में क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है उसी का अध्ययन किया गया है एडीबी के इस रिपोर्ट में। एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषता क्या है? उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के साथ पहला है आर्थिक प्रभाव। एशिया प्रशांत क्षेत्र 2070 तक सकल घरेलू उत्पाद में 17% की कमी देखी जा सकती है। नवंबर का महीना चल रहा है और हाफ टी शर्ट पहन के आप बैठे हुए हैं। अब आप समझ जाइए कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मुझे याद है कि छठ के समय में जो लोग पानी में खड़े होते हैं वो जब बाहर निकलते थे तो बाहर आग का इंतजाम करके रखा जाता था, क्योंकि कांप के निकलते थे, कांपते हुए। ठंड रहती थी बहुत ज़्यादा, पानी में खड़ा होना मुसीबत हो जाता था, इतना ठंड रहता था। लेकिन इस बार देख लीजिए कि क्या माहौल है। उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के तहत 2100 तक यह आंकड़ा 41% तक बढ़ सकता है। भारत में 2070 तक जीडीपी में 24.7% की, यानी कि 1/4 लगभग में जीडीपी चला जाएगा, जलवायु परिवर्तन के भेंट चढ़ जाएगा। कब तक? 2070 तक। बांग्लादेश में संभावित 30.5% की गिरावट, वियतनाम में 30.2% की कमी और इंडोनेशिया में 26.8% की गिरावट देखी जा सकती है। तो ये बड़ा ही संकट का चीज़ है। आर्थिक घाटे का मुख्य कारण क्या है? समुद्र स्तर में वृद्धि। जैसे बांग्लादेश है, 2070 तक तो आधा बांग्लादेश निपट ही जाएगा, समुद्र में ही डूब जाएगा, ये है ना। 2070 तक समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण 300 मिलियन लोगों को तटीय बाढ़ से खतरा होगा। 300 मिलियन। 2070 तक वार्षिक क्षति 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ सकती है। श्रम उत्पादकता में कमी हो जाएगी। श्रम उत्पादकता में कमी के कारण एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4.9% जीडीपी का नुकसान होने की उम्मीद है, लेकिन भारत में 11.6% तक नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के कोस्टल के अलावा भी इनलैंड भूमि बहुत बड़ा है भारत का। भारत के कोस्टल राज्य तो हैं ही, उनका तो नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन इनलैंड जो भारत का है वो भी बहुत बड़ा है। इसलिए हमें तुलनात्मक रूप से वियतनाम और बांग्लादेश के रूप कैसे अगर तुलना करेंगे तो तुलनात्मक रूप से हमारी नुकसान कम है, लेकिन हमारा नुकसान है 100 रुपये का 24%, बांग्लादेश का नुकसान है 30 रुपये का 24%, 30 रुपये का 30%। तब आप अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो हमारा नुकसान बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है। क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो शीतलन की मांग, बढ़ते तापमान से क्षेत्रीय जीडीपी में 3 से 3% की कमी आ सकती है। रीजनल जीडीपी में, जबकि भारत के जीडीपी में शीतलन की आवश्यकता के कारण 5.1% की गिरावट देखी जा सकती है। प्राकृतिक आपदाओं पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा है? नदीम बाढ़, 2070 तक वार्षिक नदी बाढ़ से एशिया प्रशांत में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। देखिए, बैंक है एशिया डेवलपमेंट बैंक, याद कैसे रखना है। और बैंक ने रिपोर्ट जारी किया है तो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, पैसा रुपया संबंधित होगा। उसने क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये रिपोर्ट जारी किया है। इसीलिए आपको सारे ट्रिलियन, मिलियन, डॉलर ये सब दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केवल आर्थिक परिदृश्य की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भारत के अनुमानित नुकसान में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आवासीय क्षति, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वाणिज्यिक क्षति शामिल है। तूफाना वर्षा, उष्णकटिबंधीय तूफानों और वर्षा की तीव्रता में वृद्धि से तीव्रता,
इंटेंसिटी इन सभी की बढ़ जाएगी। बिहार में बारिश नहीं हुई इस बार, नहीं हुई ना, और बाकी जगहों पर खूब बारिश हुई है। जहाँ नहीं होना चाहिए तो वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई है। बाढ़ की स्थिति बन गई कई सारे राज्यों में। वहीं पर साइक्लोन जैसी चीज़ें, उनकी तीव्रता बढ़ गई है। केरल का लैंडस्लाइड उसका उदाहरण दे सकते हैं, क्यों नहीं उदाहरण देते हैं वायनाड का लैंडस्लाइड का। सबसे बड़े, दुनिया का सबसे बड़े लैंडस्लाइड में से एक में उसका नाम आ गया गुरु। बहुत सारे लोग, 2-3 गाँव को पूरा वाइप कर दिया उसने। तो ये सब क्या है, तो ये इसी का प्रभाव दिख रहा है आपको आंखों के सामने, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। भूस्खलन की स्थिति खराब होने की आशंका, विशेषकर भारत चीन सीमा जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां गंभीर गर्मी के कारण भूस्खलन में 30 से 70% की वृद्धि देखी जा सकती है। भूस्खलन आ गया ना, लैंडस्लाइड आ गया। वनों और पारिस्थितिक तंत्रों के लिए निहितार्थ अनुमान है कि उच्च उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत जलवायु परिवर्तन के कारण 2070 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में वन उत्पादकता में 10 से 30% की कमी आ जाएगी। अनुत्पादक हो जाएंगे वन, फिर हम लोग रहेंगे कैसे? कुछ नहीं, इंस्टाग्राम रील बनाएंगे। भारत को वियतनाम और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ 25% से अधिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जबकि चीन तथा मध्य एशिया जैसे क्षेत्रों में 5% से कम नुकसान हो सकता है। तो ये था पूरा रिपोर्ट जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का, उसके बारे में है। और ये रिपोर्ट जारी किया ADB ने, और इससे पहले के भी सारे टॉपिक मैंने आपको समझाया है। आई होप आप याद रखेंगे उसको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके।